डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DNA मैथमेटिक्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति नामक टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। इसमें आज हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेज में कोई बड़े क्वेश्चन करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं। अच्छा फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जो दुनिया में मौजूद है, या फिर यूं कहें कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लिया एक वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है, 3 मान लें √3, 1/4 जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अंडर रूट के अंदर गलती से कोई माइनस वाली संख्याएं दिख जाए, अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का साइन लगी हुई संख्या दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं अवास्तविक या फिर इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। और ये सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, उन सभी संख्याओं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। कि रियल नंबर तो पढ़ लिए, लेकिन रियल नंबर के अंदर बहुत सारे खंड होते हैं। कि रियल नंबर में प्राकृत संख्या भी उसी में है, पूर्ण संख्या भी उसी में है, पूर्णांक भी उसी में है, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, दशमलव, सब कुछ इन्हीं रियल नंबर के अंदर छुपे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो 1 से लेके अनंत तक की ये वाली जो संख्याएं थी, इनको बोला जाता था प्राकृत संख्याएं। 1 से आगे अनंत तक जो भी संख्याएं थी, इनको हम बोलते थे प्राकृत संख्याएं। जैसे ही हमने अपनी सुविधा के लिए 0 इनमें ऐड किया, तो 0 से आगे ये अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। किसी को भी अगर लिखना हो तो वो यहीं पे रोक के लिख लें। मैं ये परिभाषा है, ये नॉर्मल छोटी छोटी क्लासों में लिखवाई जाती है, तो इनको लिखवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। आप ओनली इनको सुन के भी अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया साहब, पूर्ण संख्याएं हो गई। जब हमने प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दिया तो उनको बोल दिया हमने पूर्ण संख्याएं। अब साहब थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पे क्या हुआ कि मेरे पास 100 रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए। और मैंने भाई साहब को दे दी अपनी जेब से 200 रुपए, 100 अपने मिला के। तो इसको गणित भाषा में क्या लिखेंगे? तो ये तो बड़ी समस्या, बखेड़ा खड़ा हो गया कि यार 100 रुपए थे और 200 दे दिए, तो लिखेंगे क्या? गणितीय भाषा में लिखें क्या? तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए जैसे पहले प्राकृत संख्याएं आई, उसके बाद पूर्ण संख्याएं आई, फिर जैसे ही हम लोगों को नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी तो फिर दुनिया में आए नेगेटिव नंबर्स। और जैसे ही नेगेटिव नंबर हम लोगों ने शामिल किए इनमें, जैसे ही नेगेटिव नंबर शामिल किए, तो इस सारे समूह को हमने नाम दिया पूर्णांक। पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इनको आई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया प्राकृत संख्या, उसके बाद आई पूर्ण संख्या, और उसके बाद आए पूर्णांक। ओके फ्रेंड्स, यहां तक ऑलमोस्ट शायद क्लियर होगा। तो इसमें हम प्राकृत संख्या अपना हो गया है, पूर्ण संख्या हो गया है, पूर्णांक हो गया है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या। एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आज पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, परिमेय संख्या किनको कहते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिनमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q कभी भी 0 नहीं होता, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके। एग्जाम्पल 2/3, 4/5, -3/2 एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड, सम संख्या
इवन संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या फिर यूं कहें कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 398, 4390 एक्सेट्रा। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक इनमें से कोई हो, या फिर जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो, उनको विषम संख्या कहा जाता है। या फिर यूं कह लें कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो उनको हम विषम संख्याएं कह देते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, मतलब या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 23, 37 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 23, 37, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर इनका खुद का भाग जाता है। इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, बाकी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब फ्रेंड्स नोट कीजिएगा, यहां पर 2 ये एक ऐसी सम संख्या है, ये 2 एक ऐसी सम संख्या है जो केवल और केवल अभाज्य है। केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वरना कोई सी भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि बाकी सब सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरी बात, एक ऐसी संख्या है जिसको हम ना तो भाज्य में गिनते हैं और ना ही अभाज्य में गिनते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लिया, एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 2 संख्या है 12 और 18। एग्जाम में से ही पूछता है 12 और 18 का एलसीएम क्या, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इस 12 का भी भाग चला जाए और 18 का भी भाग चला जाए। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सबसे छोटी वह संख्या जिनमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए वो इसका लसअ होता है। जिसमें हम सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते चलते हैं। तो मान लिया इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 9 18, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब देखते हैं 2 का नहीं जा रहा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग इसमें जा रहा है वो है 3। ओके फ्रेंड्स, अब इनका गुणा कर लेंगे अपन, 2 × 2 × 3 × 3, और ये हो गया अपना 36। तो 36 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसका जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है और जिसमें 18 का भी भाग जा रहा है, इन दोनों का भाग जा रहा है। नेक्स्ट, ये तो है रूल नंबर फर्स्ट, कैसे निकाला जाता है। रूल नंबर सेकंड है, हम कोई से भी एक के मल्टीपल्स लेंगे, एक के गुणक ले लेंगे। जैसे 12 के ले लिए, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48। तो इनमें जहां भी 18 का मल्टीपल दिखेगा वहीं पे रुक जाएंगे। जैसे 12 के अंदर 18 का भाग नहीं जाता, 24 के अंदर भी 18 का भाग नहीं जा रहा, 36 के अंदर 18 का भाग जा रहा है। तो ये ऐसी संख्या होगी सबसे छोटी जिसके अंदर 12 का भाग जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है। तो ये हो गया अपनी ट्रिक कि 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापक। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सारी संख्याओं के अंदर भाग जाता हो उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे वही ले लेते हैं 12 और 18, एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 18 ले लिया। इनका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी कॉमन चीज़ का भाग जा रहा है, कॉमन किस संख्या का भाग जा रहा है। तो वैसे अपन देख लेते हैं कि 6 का इसमें भाग जा रहा है, 6 का इसमें भाग जा रहा है, 6 का इसमें भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 6 हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक नॉर्मल तौर पर। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखा, 2 का भाग लगाया अपन ने, फिर यहाँ पे देखिए 2 का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो अपन 3 का लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हम अभी मसपा निकाल रहे हैं। तो एक तो 2 का इन दोनों संख्याओं में भाग चला गया और 3 का इन दोनों संख्याओं में भाग चला गया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 × 2 विल बी इक्वल्स टू 6। ये 6 क्या हो गया, इसका मसप हो गया, 6 क्या हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना नंबर सिस्टम का इंट्रो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।